जो उस दिन हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था और उसका आंसर जो था वो मैच नहीं कर रहा था, वो आंसर मेरा वाला ठीक है। और वो क्वेश्चन था मेरे ख्याल में जिसमें 0.16 आंसर आ रहा था। वो कौन सा क्वेश्चन था? 6 वाला। 6 वाला। 5 6। हाँ, ये जो 0.16 है ना, ये ठीक है, वो बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है 0.16 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको करेक्ट करवाना था, और दूसरा ये था कि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे थे, तो वो क्लास वाइंड अप हो गई थी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लें, इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ओशियन वेव। अब देखें, ओशियन वेव की स्पीड जो है वो इतना कॉमन फार्मूला नहीं है, सो इसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं याद होता कि स्पीड का क्या फार्मूला होगा। तो जिस चीज़ का फार्मूला ना पता हो, तो डायमेंशन का यही फायदा है कि हम क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये फार्मूला उसके लिए होगा या नहीं। तो स्पीड को वी से शो किया हुआ है, कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, और रॉ जो है यहाँ पर डेंसिटी है, एच जो है यहाँ पर क्या है, डेप्थ है। अब आपने अगर प्रूफ करना है कि क्या स्पीड का कौन सा फार्मूला इसमें से करेक्ट है, तो आप क्या करें, डायमेंशनली सबको क्या कर लें, प्रूफ कर लें। तो स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1। अगर इस फार्मूले से जो कि लैम्डा जी है, इससे फार्मूले से अगर स्पीड की यूनिट या डायमेंशन बन गई, तो इसका मतलब ये करेक्ट होगा फार्मूला। तो हम जरा इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा डायमेंशन है कैपिटल एल, और जी की डायमेंशन है LT-2, ठीक है ना, LT-2। तो अब अगर आप देखें, एल एल से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये है T-2, और ऊपर क्या है, पावर हाफ, ठीक है ना, ये पावर है हाफ। तो हाफ स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, LT-1। और आप जानते हैं LT-1 स्पीड की डायमेंशन है। तो इस तरह से ही जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हमने यूनिट इसके एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे। अब आते हैं कुछ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पर। देखिए जी, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन एज सच इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपोनेंट -15 मीटर है, डायमीटर ऑफ लार्ज न्यूक्लियस एक्सपोनेंट -14 है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सपोनेंट -10 है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एज सच कुछ नहीं है, एक नज़र देख लें। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपोनेंट -30 और 31 kg दोनों करेक्ट है। mass of proton exponent -27, mass of bacterium exponent -15, mass of mosquito exponent -5, और इसी तरीके से आपको क्या है, टाइम गिवन है। अब टाइम का जो वो टेबल है वो उसमें कट गया, तो इसलिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई एक आध या दो तीन लिख लेते हैं इसके अंदर। जैसे आपका जो मीन लाइफ टाइम है अनस्टेबल न्यूक्लियस का, वो एक्सपोनेंट -22 है। मीन लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, और उसकी वैल्यू है एक्सपोनेंट -22। इसी तरह से अगर हम टाइम पीरियड फॉर जो है आपके पास नर्व इम्पल्स की बात करें, या टाइम फॉर वन हार्ट बीट की बात कर लेते हैं। टाइम फॉर वन हार्ट बीट, तो वो आपके पास जो है हार्ट बीट, ये नॉर्मली तकरीबन 80 90 हार्ट बीट्स जो है वो एक सेकंड के अंदर चल रही होती हैं। तो टाइम पीरियड फॉर वन हार्ट बीट इज 10 की पावर 0, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि वन डे में कितने सेकंड होंगे, तो पहले भी जैसे हमने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो एक दिन में 86,400 जो है वो सेकंड होते हैं, तो उसकी अगर पावर्स को लिखें तो 10 की पावर 5 बनती है। इसी तरह वन ईयर में जो आपके पास टाइम है, और उन डेसिमल्स को अगर काउंट करें तो वो 10 की पावर 7 बनती है। तो इस तरह बहुत सारे आपके पास जो है वो रीजनेबल एस्टिमेट बन सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। तो एज सच ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, वो कहता है एक्सप्रेस करें यूनिट्स को, और वो यूनिट जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज में आपको गिवन है। आपने क्या करना है, उनकी बेस यूनिट्स लिखनी है, ठीक है। आपको जो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट्स दी हुई है उनको आपने किस में लिखना है, बेस यूनिट्स के अंदर लिखना है। सबसे पहले अगर हम देखें कि फोर्स है, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, कैसे, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है कि इसकी एसआई बेस यूनिट लिखनी है।
तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास ऊपर हमने लिख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एज इट इज आ गया। और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करें, मीटर से मीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर और ये मीटर मिलके हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यूनिट बन गई किसकी, वर्क की यूनिट है, लेकिन एसआई बेस यूनिट्स में लिखी हुई है। इसी तरह से पावर की अगर हम बात करें, तो पावर का जो फार्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको पावर की यूनिट्स को लिखूं तो वर्क की यूनिट ऊपर हम लिख कर आ गए ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एज इट इज नीचे उतार दिया। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। अब आप देखें, एक सेकंड ऊपर एक सेकंड नीचे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं, एस को ऊपर ले जाएं तो ये S-1 हो जाएगा और S-3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, S-2 है और ये S है, S ऊपर जाके S-3 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। और क्योंकि हमने ऊपर फोर्स की यूनिट बना ली थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया मीटर स्क्वायर में, अब अगेन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 1 मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो सकता है यहाँ से। और जब ये वाला मीटर 1 बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बन गई किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी यूनिट है, तो अगर आप देखें तो करंट को हम इस तरह से लिखते हैं, I = Q/T। Q यहाँ पे चार्ज है और I करंट है, T टाइम है। तो अगर मैं Q को रीअरेंज करके लिखूं तो मैं इस तरह लिखता हूँ, Q बराबर है किसके, IT के। यहाँ पर I जो है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, और T की यूनिट क्या हो जाती है, सेकंड। तो अगर आप देख लें यहाँ पर, करंट की जगह एम्पियर लिख दिया, टाइम की जगह सेकंड लिख दिया, और एम्पियर सेकंड दोनों जो है वो बेस यूनिट ही है, तो इसलिए इसको हम SI बेस यूनिट कह देते हैं। और अगर इसकी हम ड्राइव यूनिट लिखें तो ड्राइव यूनिट एक्चुअली क्या होती है, कूलम। ठीक है, ये आपके पास इसकी ड्राइव यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, प्रेशर की जो आपके पास ड्राइव यूनिट है वो है पास्कल। एज सच उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पास्कल। इसको डिनोट करते हैं PA से। इसी तरह से अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो पावर को हम लिखते हैं वॉट में, और इसको डिनोट करते हैं W से। इसी तरह वर्क की जो यूनिट है वो है जॉल्स, डिनोट करते हैं J से। और इसी तरह से आपके पास जो है फोर्स, और इसकी यूनिट है न्यूटन, डिनोट करते हैं कैपिटल N से, न्यूटन कैपिटल N। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी SI यूनिट और SI बेस यूनिट दोनों हमने क्या कर ली, लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द व्हाट इज मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। अब देखिए, इसके अंदर दो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट आपके पास वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो किसी स्केल से क्या हो सकती है, मेजर हो सकती है। द स्मॉलेस्ट दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर स्केल, तो जो मीटर स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। इसी तरह अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का या माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये वो वैल्यू है जिससे वो स्केल क्या हो सकता है, कम से कम मेजरमेंट कर सकता है। फिर इसको हम क्या कह देते हैं कि ये लीस्ट काउंट कहलाता है। और ये इन्होंने पूछ लिया कि उसका क्या मतलब है। और ये जो आपके पास स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन है ये क्या होती है, तो देखें, जो स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन होती है ना, ये आपको प्रिसीशन के बारे में बताती है कि वो रीडिंग आपकी कितनी प्रिसाइज या कितनी एक्यूरेट है। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन होती है वो आपके लिए क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो रिजल्ट के अंदर प्रिसीशन और एक्यूरेसी को क्या करती है, डिफाइन करती है। इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट में स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन होती है वो आपकी
कंप्लीट रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस एप्लीकेशन के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यह इंक्रीज कर देती है ओवरऑल रिलायबिलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि द इंस्ट्रूमेंट विद द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन allows for detail analysis and detects small changes। यानी कि ये जो आपके पास स्मॉल रेजोल्यूशन है, इससे आपको बड़ा एक डिटेल्ड मेजरमेंट का रिव्यू मिल जाता है, और अगर उसके अंदर कोई छोटी मोटी चेंजेस हैं तो वो चेंजेस आपको नजर आ जाती हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक आंसर आया 0.3124, एक आंसर आया 0.3101, एक आंसर आया 0.3122। अब अगर आप देखें कि स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन से आपको फायदा क्या हो रहा है, आपको छोटे छोटे से चेंजेस भी क्या हो रहा है इसमें नजर आ रहा है। तो फिर इससे ये होता है कि आपके रिजल्ट में इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, और आप उसको डिटेल एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन या लीस्ट काउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम नंबर ऑफ रीडिंग्स को क्या करें, किसी एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं ना सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करते थे सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में। वो एक्सपेरिमेंट में ये होता था कि आपने एक पेंडुलम को हैंग किया और उस पेंडुलम को एक पॉइंट से क्या कर दिया, कनेक्ट, और देन आप इस पेंडुलम को मूव करवा के ले जाते थे दूसरी पोजीशन पे। अब ये पेंडुलम वापस आएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा। ये हो गया एक टाइम पीरियड। ठीक है ना, इसे हम टी से शो करते हैं। अब हमने इस टी को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था, हमने ये सारी वाइब्रेशन कितने टाइम के लिए ली, 20 वाइब्रेशंस के लिए। तो अब 20 वाइब्रेशन के लिए हमने टाइम नोट करने के बाद क्या किया, फिर उस टाइम को 20 से डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू पता चल गई। तो हमने इतने सारे टाइम या इतनी सारी वाइब्रेशंस के लिए क्यों किया, यानी कि नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने क्यों बढ़ाई, इसलिए ताकि जब हम रीडिंग्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ाते हैं ना, तो हमारे पास जो वैल्यू है उसमें एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ जाती है। एरर क्या होता है, जो रैंडम एरर होता है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर यही है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन फिजिकल एक्सपेरिमेंट विल सिंपली मेक द स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल। यानी कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। फिर इसी तरह से बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स, ये दूसरा पॉइंट है, एन एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग देयर एवरेज वैल्यूज कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर। अब ये दूसरी बात हो गई कि रैंडम एरर, बार बार आप जब एक ही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहेंगे, आपका रैंडम एरर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट की रीडिंग बढ़ाते हैं तो हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारा रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लिया तो अब ये बात पता होती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आया है। क्योंकि एक आध रीडिंग लेने में आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं आपने स्टॉप वॉच ऑन करने में देर कर दी हो, या बंद करने में देर कर दी हो, या आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट कहीं से हिल गया हो, या कुछ भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीशन एक्यूरेसी। तो ये एज सच मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हमने लेक्चर में ये पहले पढ़ लिया है, तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा जाके कि प्रिसीशन एक्यूरेसी को मैंने इसी तरह से आपको डिफरेंस के तौर पे पढ़ाया हुआ है। तो इसमें भी वही पॉइंट सारे जो हैं वो मैंशनड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मतलब यही था कि हमें कोई इक्वेशन गिवन होती थी, और उस इक्वेशन को हम क्या करते थे, प्रूफ करते थे कि दोनों साइड पर वो इक्वेशन क्या दे, सेम रिजल्ट दे। अगर दोनों साइड पर डायमेंशन का सेम रिजल्ट है तो इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही बात आपको बताती है कि जो डायमेंशन है हर एक टर्म की, वो डायमेंशनल इक्वेशन को प्रूफ कर रही है कि बोथ साइड्स हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है ना, और इसी चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में एक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और आपको याद होगा अनसर्टिनिटी के अंदर हमने ये रूल्स पढ़े हुए हैं, और इन रूल्स के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जब हम टाइमिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम डायमेंशन को किस तरह से, ओ सॉरी, अनसर्टिनिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर डेटा गिवन है, नंबर 1, 2, 3,
4 एंड ये 5। तो 5 आपको जो है वो रीडिंग्स इन्होंने दी हुई है। 5 स्टूडेंट है, कहता है बॉल इज थ्रोन इन द एयर एंड 5 स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअली मेजरिंग द टाइम इट टेक्स टू फॉल बैक डाउन यूजिंग स्टॉप वॉचेस। ठीक है, 5 स्टूडेंट है, एक थ्रोन बॉल के टाइम को मेजर करते हैं कि वापस आके गिरने का उसका टाइम क्या है। जो टाइम हर एक स्टूडेंट मेजर करता है उसकी वैल्यूज आपके सामने। कहते हैं हाउ शुड द अनसर्टिनिटी ऑफ द रिजल्ट बी एक्सप्रेस। आपने अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करनी है। हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस्ड, और आपको तो जो टाइम है वो कैसे पता चलेगा। फिर आपने टू फाइंड द मीन टाइम भी निकालना है। फिर आपने सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइड द नंबर ऑफ मेजरमेंट से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो दो पॉइंट्स आपके पास हैं जो कि इन्होंने पूछे हुए हैं। एक अनसर्टिनिटी आपसे पूछी हुई है, दूसरा ये पूछा हुआ है हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस, वो आपने बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था कि तमाम रीडिंग्स को आपस में क्या कर लें, एडअप कर लें, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से क्या करते हैं, डिवाइड। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6.1 सेकेंड। तो ये आपके पास है टोटल टाइम जो आपने क्या कर लिया, एवरेज टाइम जो कि आपने इन पांचों रीडिंग से निकाल लिया, 6.1 सेकेंड। अब हम क्या करते थे, हम मीन डेविएशन निकालते थे, हर एक का डेविएशन। तो डेविएशन के लिए क्या करना होता था कि आपने जो भी रीडिंग है, लेट्स से 6.2, इस 6.2 को 6.1 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1, डेविएशन ही है ना, ठीक है। इसी तरह से 6 को 6.1 में से निकाला, पॉइंट -0.1। वैसे अगर आप इसको 0.1 भी लिखें ऐसा कोई नहीं मसला। फिर इसी तरह 6.4 में से 6.1 निकालें, 0.3। फिर ये आपके पास 0 और ये 0.3। तो ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर क्या आ गया, डिविएशन आ गया। अब देखें नीचे, जब हम ये वैल्यूज लिखते हैं तो सबको हमने मॉड में क्यों लिखा है, कि अगर कोई वैल्यू माइनस में भी है तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एज सच हम खुद ब खुद ही उसको बड़े को छोटे में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो हमारा आंसर माइनस में आता ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, मॉड में लिखकर इसको प्लस कर देना। 5 से क्या करना है, डिवाइड। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आ जाता है 0.16 सेकेंड। और ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने एक एमसीक्यूज के अंदर क्या किया था, सॉल्व किया था। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एवरेज डेविएशन आ गया। अब इस टाइम को एक्सप्रेस कैसे करना है, तो एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि आपने जो टाइम निकाला उसको यहाँ लिखें, और प्लस माइनस जो भी अनसर्टिनिटी, उस अनसर्टिनिटी को आप क्या लिखेंगे, 0.2। तो 0.16 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो आंसर यही है कि हम इसको इस तरह लिखते थे ना, टी प्लस माइनस डेल्टा टी, और टी की जगह पे आपके पास आ गया 6.1 प्लस माइनस 0.2, और ये आपके पास आंसर है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये आंसर इसके अंदर आ गया। फिर एग्जाम आपके पास है क्वेश्चन 1.8। क्वेश्चन में कहते हैं द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन लाइट का पार्टिकल है। तो कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि बराबर होती है E इज इक्वल्स टू एच एफ के। यहाँ पर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो एच है आपके पास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वो कहता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट की ही आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये प्लैंक्स थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स की है, उससे हमें पता चलता है कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ से अगर मैंने एच की डायमेंशन निकालनी है तो एच को मुझे आइसोलेट करना है, मैंने आइसोलेट कर दिया, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी रिलेट हो गया। एनर्जी की डायमेंशन है ml² T-2, और फ्रीक्वेंसी है T-1। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह बन जाती है। अब ऊपर देखें कि ऊपर T-2 है, नीचे T-1 है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। नहीं कैंसिल आउट करें तो ऊपर ले जाएं, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो है ml² T-1। तो हमने डायमेंशंस पढ़ी हुई है, कभी कभार पेपर के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको डायमेंशन लिख कर दे देगा ये वाली, और आपसे कहेगा इन क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी की डायमेंशन ये है। तो आपको याद होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो ये है। इन केस अगर ना याद है तो फिर फार्मूले से ड्राइव कर कर देख लें कि कौन सी डायमेंशन इससे मैच कर रही है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई व्हाई ऑल मेजरमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। कहते हैं तमाम मेजरमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों होती है। उसकी वजह आपको पता है कि
हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एरर की कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर होती है रीडिंग्स के अंदर, तो इसलिए जितने भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी आपके पास प्रॉब्लम्स रहती हैं। स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम मशीनों के ज़रिए नहीं कर रहे, ह्यूमन है, जाहिर सी बात है, उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि मैंने आपको बताया, तो इस वजह से किसी हद तक हम रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर अनसर्टिनिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसी वजह से कुछ आपके पास अनसर्टिनिटीज ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं हमारे आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो जी, अब ये आपका जो है वो एमसी जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। नहीं समझा भैया। चलें जी, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं फिर। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम ऑफ 60 ईयर्स। आपने क्या करना है कि एक लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है 60 ईयर्स के लिए, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो हैं वो उस 60 ईयर्स की लाइफ टाइम के अंदर होंगे। वैसे तो लाइफ टाइम के बारे में बताया हुआ है, अब हमने एस्टिमेशन यही लगा दी है कि 60 ईयर्स के लिए ये क्या होगा, ताकि लिमिट बन जाए। तो अब देखें, 60 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उस 60 ईयर्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पर मिनट के लिए हमें हार्ट बीट जो है वो पता है। तकरीबन जो आपके पास हार्ट बीट इन 1 मिनट होती है वो 72 होती है, ठीक है ना। ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो एस्टिमेशन ही है, ऑब्वियसली उन्होंने नहीं दिया हुआ, अगर वो देंगे तो फिर हम वो लिखेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो जनरल वैल्यूज होती हैं वो भी लिख सकते हैं। तो हार्ट बीट इन 1 मिनट वो होती है 72 से लेकर 80 तक, तो हम फिलहाल 72 मिनिमम वाली ले लेते हैं। 72 बीट पर मिनट, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि कितने मिनट्स होंगे उसकी लाइफ टाइम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हार्ट बीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा यही काम है कि हम 60 ईयर्स के लिए ये कैलकुलेट करते हैं। तो इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन इज 60 ईयर्स ओल्ड, या 60 ईयर्स की उसकी लाइफ है, तो 60 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 365 के साथ। फिर मल्टीप्लाई कर दें 24 के साथ, क्योंकि एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। बस यहां तक करना है, ठीक है ना। अगर सेकंड होता तो मल्टीप्लाई बाय 60 और कर लेते। तो आप क्या करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा। 315360000। यही है, यस। ठीक हो गया। अब ये हमें पता चल गया मिनट्स, तो हम यहां पर लिखेंगे हार्ट बीट इन इन 315360000 यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है वो इतने मिनट्स में कितनी दफा जो है वो हार्ट बीट होगी। तो 72 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 315360000। आप बताएं क्या आंसर आएगा। 227 059 2000। यहां तक है, 3 जीरो है। यस। यस 30। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। इतनी बीट्स जो हैं, हार्ट बीट्स, वो होंगी इतने मिनट्स के अंदर, और ये वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन के साथ लगाते थे, ठीक है ना। यस। क्योंकि हमने बाकी चीजें भी तो अप्रोक्सीमेट ही की है ना, कि एवरेज लाइफ हमने लगा दी, फिर हमने हार्ट बीट भी एवरेज, हो सकता है कि उस बंदे की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मली 80 रहती हो, ठीक है ना। तो हमने इसीलिए इसका वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली का, सही है। यस। क्वेश्चन तो नंबर, सर ये जी बुक जी। के अंदर क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखा है ना कि एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम, तो हम इसके अंदर मैं जो एवरेज
वो इयर्स है लाइफ टाइम के, वो 80 ईयर्स ले सकती हूँ। हाँ ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यही कहा ना कि देखें, उसके अंदर उसने आपको नहीं बताया कि हार्ट बीट इन 1 मिनट कितना होता है, तो ये 72 आंसर भी सही है, 75 भी सही है, 80 भी सही है, 90 भी सही है। तो फिर हम कौन सी लें? तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ आपका मेथड ठीक होना चाहिए। तो एज आप कोई भी ले लें, ठीक है, एज किसी भी एज की बंदे को ले लें, और आप हार्ट बीट जो है वो 70 से लेके 90 और 100 के दरमियान कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। बस आपका मेथड सही होना चाहिए, फिर आपका कोई मसला नहीं होगा बनता कि आपका आंसर जो है वो क्या आता है, ठीक है। Yes. अच्छा, फिर डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। आपने क्या करना है, हर क्वांटिटीज की क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर ए पार्ट हम सॉल्व करें, तो ए पार्ट में इक्वेशन है वी स्क्वायर अपॉन ए एक्स। यहाँ पर जो v है वो आपके पास स्पीड है, ए एक्स आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, और x क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है। तो मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं v की जगह पे पुट कर देता हूँ Lt-1, और ये ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय LT minus एक्सेलरेशन की जगह Lt-2, और L. x की जगह l आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा L² T-2 डिवाइडेड बाय एल, एल से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, L² T-2। तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो हम कहेंगे इस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नो डायमेंशन मींस नो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वो क्वांटिटी है जिसको हम कांस्टेंट कहेंगे, और ये क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में कहते हैं A t² अपॉन 2। आप जानते हैं कि 1/2 जो होता है वो डायमेंशन लेस है, तो उसे मैं लिखता हूँ A t² को लिख लेता हूँ। तो अब A t² को सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन Lt-2, और टी आपके पास कैपिटल टी है, ये आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर में। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी Lt-2 + 2। -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर आपके पास डायमेंशन क्या आ गई, एल। और एल जो डायमेंशन है वो एक्चुअली किसकी होती है, वो आपके पास डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, लेंथ की, विड्थ की, हाइट की, ठीक है। कोई सी भी आपके पास क्वांटिटी जो मीटर में मेजर होती है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये वो क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन क्या आ रही है, कैपिटल एल आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए इज इक्वल्स टू x² अपॉन y² z, देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज x, y एंड z आर 1%, 1% एंड 2%। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, वो जो 5 मैंने रूल पढ़ाए, फार्मूला देख के आपको क्या पता लगता है इसमें कौन सा रूल लगना चाहिए? देखिए ना, पहला रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, दूसरा वो रूल था नहीं। प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाला, तीसरा रूल था पावर रूल, चौथा रूल था आपके पास एवरेज वाला, और पांचवा रूल था टाइमिंग वाला। तो पावर। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखें पावर्स गिवन है ना इस फार्मूले के अंदर, डिवीजन तो हो रही है लेकिन पावर्स भी तो हैं। तो जब कभी भी हमारे पास इस तरह से पावर्स गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इसको इस तरह से करते हैं कि जो भी टोटल अनसर्टिनिटी आप निकालेंगे, टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी, वो ऐसे होगी कि आपने पावर को, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है ना। पावर ऑफ एक्स को परसेंटेज, इसी तरह फिर ऐड करना है। फिर आपने पावर ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ वाई से। फिर आपने पावर ऑफ जेड और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ जेड से, ठीक हो गया। तो अब हम बिल्कुल इसी तरह से करते हैं कि इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो पावर ऑफ एक्स क्या है, तो पावर ऑफ एक्स है 2,
और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ एक्स के साथ, तो परसेंटेज एक्स की क्या है, 1% है। यस। सिमिलरली पावर ऑफ वाई क्या है, 2, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ वाई के साथ, तो वो परसेंटेज है 1। फिर पावर ऑफ जेड क्या है, 1, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ जेड के साथ, तो वो है 2%। ठीक है ना। तो अगर आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2% प्लस 2% प्लस 2%। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6%। तो आप देखें ये हमने क्या किया, टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड आउट कर ली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं a spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F is equals to CRV, where C is the constant. By using dimension derive the SI base unit of the constant C. आपने क्या करना है, डायमेंशंस को यूज करें, पहले तो C की डायमेंशन फाइंड आउट कर लें, और जब आपको डायमेंशन पता चल जाए तो आपने क्या करना है, उसकी SI बेस यूनिट भी लिखनी है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है फार्मूला F इज इक्वल्स टू CRV। फॉर फाइंडिंग C वी शुड आइसोलेट C, और इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, F/RV। ठीक हो गया। अब C मैंने आइसोलेट कर दिया, तो अब मैंने क्या करना है, इस C की जगह पर जो C की वैल्यू उसको निकालने के लिए हमने जो क्वांटिटीज लिखी, उन क्वांटिटीज की जगह डायमेंशन लिखते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। इसी तरह से डिस्टेंस की डायमेंशन है L। इसी तरह स्पीड की डायमेंशन है LT-1। ठीक है। तो जब यस। हम इसे सॉल्व करेंगे तो C आपके पास आ जाएगा किस तरह से, कि M, यहाँ पर L की पावर है 1, जब ये नीचे वाले L दोनों ऊपर आएंगे तो -2 हो जाएगा। इसी यस। तरह यहाँ पर T की पावर है -2, माइनस वाला नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो प्लस अगर वन। आप देखें फाइनली हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा ML-1 T-1। ठीक है ना। अच्छा, अब जो यस। हमारे पास आंसर आया है, ये जो डायमेंशन, इस डायमेंशन की बेस पर हम इसकी यूनिट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो सी है उसकी डायमेंशन हमें ये मिली है ML-1 T-1। तो मैस किलोग्राम में, पर यस। मीटर, पर सेकंड। ठीक हो वन गया ना। सेकेंड। तो ये आपके पास क्या बन गई, इसकी एसआई बेस यूनिट बन गई। क्लियर। यस। और ये आपके पास जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है। ठीक है। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ड्रैग्स लॉ है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना। ये फार्मूला था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। आपने फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो इसके अंदर ये जो फोर्स है, ये कांस्टेंट, एक्चुअली ये कांस्टेंट क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है किलोग्राम, ML-1 T-1, और ये ईटा जो है ये एक्चुअली ये कांस्टेंट है C। ठीक है। यस। 1.5 कहते हैं the pressure P at a depth h in an incompressible fluid density is given by P is equals to rho gh, where g is acceleration due to gravity. Check the homogeneity of this equation. तो आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन की होमोजेनिटी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको ये बात पता है कि होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ आपके पास सेम डायमेंशंस होनी चाहिए क्वांटिटीज की, तो ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। तो सॉल्व यस। करते हैं, ऐसा जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो P इज इक्वल्स टू ρ/g/h, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो क्वांटिटीज हमें इन्होंने दी हुई है, उन क्वांटिटीज की यहाँ पर हम एक साइड पे डायमेंशंस को रिकॉल कर लेते हैं। तो जो प्रेशर है उसकी डायमेंशन क्या होती थी, उसको हम निकालते थे फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो फोर्स की डायमेंशन थी ML-T-2, और एरिया है L²। तो प्रेशर की डायमेंशन बन जाती है ML-1 T-2। ठीक हो गया। इसी तरह डेंसिटी को हमने लिखा था मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस की डायमेंशन है कैपिटल M, वॉल्यूम है L3।
तो यहाँ से डेंसिटी की डायमेंशन बन गई ml-3। ग्रेविटी आपके पास जो है वो बराबर होती है L-T-2 के, और h हाइट है, और इसकी डायमेंशन है कैपिटल एल। अब आपको सबकी डायमेंशन पता चल गई है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो p की जगह पर हम लिखेंगे डायमेंशन अपनी ml-1, t-2। डेंसिटी की जगह हम लिखेंगे डायमेंशन ml-3, ठीक है। यस। और कैपिटल G की जगह हम लिखेंगे L-T-2, और H की जगह हम लिखेंगे कैपिटल L, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर डायमेंशन लिखी हुई है। अब इसका मतलब हमारा आंसर ये आना चाहिए, ml-1, t-2, ये आना चाहिए। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, L-क्यूब, और यहाँ पर L की पावर 1 और ये L की पावर 1। तो यानी कि 1 और 1 तो ऐड करके हो जाएगा 2, -3 + 2, -3 + 2 क्या बचेगा, -1, ठीक है ना। तो अब हम इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं L की पावर क्या हो गई, -1, ठीक है। और यस। फिर यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, t-2। तो अगर आप देखें तो ये दोनों तरफ जो हमारे पास इक्वेशन आई है, वो इक्वेशन क्या है, एक दूसरे की सेम है। इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन प्रूव हो जाती है, क्लियर है। यस। अच्छा जी, फिर आता है 1.6, एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम, ठीक है। टेक मैथ ऑफ बैक्टीरियम। अब इसमें अंदर यही है कि उन्होंने आपको बैक्टीरियम का जो मैथ है वो नहीं दिया हुआ है। आप क्या करते हैं, बैक्टीरियम का मैथ गूगल कर लेते हैं, या फिर आपको डिफरेंट बुक्स में बायो वगैरह की मिल जाता है, ठीक है। हाँ, मैथ ऑफ प्रोटॉन जो है वो तकरीबन याद होना चाहिए, और अक्सर पेपर के अंदर जो मैथ है वो गिवन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन्स होंगे बैक्टीरियम में। तो देखें, यहाँ पर आपको मैथ दे दिया है कि जो हमें गिवन है वो ये है कि मास ऑफ बैक्टीरियम वो है एक्सपोनेंट -15 kg, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है एक्सपोनेंट -27 kg। तो वो जो हमने पहला टेबल बनाया ना, ये आपकी जो बुक में जो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर कुछ एस्टिमेशंस उन्होंने दी हुई है। उन एस्टिमेशंस के अंदर भी ये सारा डेटा आपको वहां से भी मिल जाता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सोल्यूशन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जो है वो प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं बैक्टीरियम में, तो हम लिख देते हैं NB, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होगा कि आपने मास ऑफ बैक्टीरियम को डिवाइड कर देना है किसके साथ, मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, ठीक है ना। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। देखिए, मैं इस बात को इस तरह से कह देता हूँ कि एक क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर एक स्टूडेंट का मास है 20 kg, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, तो मैं आपसे कहूं टोटल मास क्या हो जाएगा, तो टोटल मास निकालने के लिए आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। मास ऑफ यस। स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अब मुझे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करने हैं तो फिर मैं मैथ्स को क्या करूंगा, MS से क्या कर दूंगा, मैथ्स ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा। तो यही फार्मूला तो मैंने यहाँ पर बनाया है, NB बराबर है मैथ्स ऑफ जो भी बैक्टीरियम है, यानी कि टोटल, और उसको डिवाइड कर दिया किससे, मैथ्स ऑफ प्रोटॉन से। तो एक्सपोनेंट -15 और एक्सपोनेंट -27, तो ये पावर्स हैं, उन पावर्स को अगर सॉल्व कर ले, -15 और +27, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 12। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो एक्सपोनेंट 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक बैक्टीरियम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक बात। यस। चले, आज फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, लेस देन हमारे पास 1 मिनट है। तो कल हम लास्ट क्वेश्चन इसका है, सॉरी 2 क्वेश्चन है, उनको हल कल हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।